Hello everyone, welcome back. In this video we are going to talk about the lesson plan. तो भाई लेसन प्लान क्या होता है? तो एज अ टीचर आपको लेसन प्लान के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। हाउ टू टीच लेसन प्लान एक्चुअली होता है कि जब हम टीचिंग जो करने जा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको पहले ही प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं कि भाई सबसे पहले हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हमें अपना जो आउटपुट है वो बेस्ट देना है, मतलब कि उसमें हमारा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्टफुलनेस नहीं होनी चाहिए एंड प्रॉपर चीज़ें कंप्लीट हों। तो एक तरीके का लेसन प्लान होता है, एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होती है, एक तरीके का प्रिपेयर करता है टीचर, एक ड्राफ्ट तैयार करता है और उसमें सारा कंटेंट होता है एक सिस्टमेटिक मैनर से। हर चीज़ कंटेंट वाइज वो क्या करता है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड करता है एंड टाइम भी लिखता है कि उसका समय भी बर्बाद ना हो, किस तरह से वो एक तरीके का अपनी टीचिंग प्रोसीड करेगा जब वो क्लास के अंदर एंटर करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रिपरेशन, एक एक तरीके का ड्राफ्ट तैयार करना बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम में कैसे वो अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बनाएगा या फिर उसका आउटपुट बेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, पहले तो उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, है ना। अगर उसको सब्जेक्ट का नॉलेज है तो वो डेफिनेटली कंटेंट पहले कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद सबसे पहले तो उसे पता होना चाहिए कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, पैडागॉजीज़ क्या होती हैं, उसको थ्योरीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एज अ टीचर आपको ये समझना होगा कि सिस्टमेटिक प्रिपरेशन की जाती है लेसन प्लानिंग में। वो भी एक साइंटिफिक किसी ने बता दिया है कि भाई पहले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, पीपल एक्टिविटी, presentation. This time for 15 minutes only for the presentation, then you have to give evaluation and recapitalization and then summarize the lesson plan. So this is the way that you can modelize your lesson plan, ठीक है। तो लेसन प्लान हमारे यहाँ पे हर वर्षन है और एक हमारा है RCEM अप्रोच है जो कि मैसूर का, जो कि काफ़ी इनोवेटिव है। तो लेसन प्लान होता है सिस्टमेटिक प्रिपरेशन जो कि साइंटिफिक मैनर में की जाती है, एक साइंटिफिक होती है जिसमें आपको बताया जाता है, स्टेप्स बताए जाते हैं कि भाई पहला स्टेप ये है, फिर आपने अनाउंसमेंट करनी है, फिर इस तरह से आपको इंगेज करना है क्लास को। तो कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। तो इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल टीचिंग तभी हो सकती है जब आपने एक अच्छा लेसन प्लान बनाया होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें हैं। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं थोड़ा सा, ये डेफिनेशन क्या कहती हैं। तो जब देखो टीचिंग के तीन फेजेस होते हैं, तीन फेजेस कैसे, एक होता है प्री एक्टिव। प्री एक्टिव होता है जब टीचर बिफोर एंटरिंग इन द क्लासरूम, जब क्लासरूम के अंदर वो गया नहीं है, बाहर वो अभी क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ डिसाइड कर रहा है, प्लान कर रहा है, फिर उसको रिकॉर्ड करके देख रहा है, चेक कर रहा है। जैसे हम माइक्रो टीचिंग करते हैं ना क्लासरूम के अंदर बीएड के दौरान, तो वैसे ही क्या होता है, एक तरीके का आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। टीचिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी थर्ड सेमेस्टर में, उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से की जाती है बिफोर एंटरिंग इन द क्लास एंड वेयर वट एवर द एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड। जो भी एक्टिविटी आपने प्लान की है एंड उसका रिकॉर्ड किया जाएगा एंड उसको एक तरीके का प्री एक्टिव फेज कहा जाता है टीचिंग का। और लेसन प्लानिंग इज़ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो और हम देख लेते हैं जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं। तो लेसन प्लान एक्चुअली क्या है, एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसने मतलब एक प्लानिंग की गई होती है कि भाई मुझे, जैसे हम करते हैं ना टू डू लिस्ट बनाते हैं दिन में, हमने ये करना है, ये करना, फिर हम टिक करते जाते हैं उसको। इस तरह से टीचर भी एक क्या करता है, टू डू लिस्ट बनाता है कि हमें पहले ये पढ़ाना, फिर ये पढ़ाना, फिर ये पढ़ाना, और एक ही चैप्टर को उसमें बांध दिया गया होता है। ज़रूरी नहीं है एक दिन में ही पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, कुछ उसका पार्ट कंप्लीट होता है। बट टीचर को किस तरह से इफ़ेक्टिव अपनी टीचिंग करनी है या फिर अपना एनर्जी सेव करनी है और पर्टिकुलर इफ़ेक्टिवनेस आए, बच्चे लर्न करें, सच में उससे कुछ सीखें, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो
जब आप और भी बात कर लेंगे लेसन प्लानिंग की, तो लेसन प्लानिंग होती है कि जिसमें हम क्लियरली डिफाइन करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए, बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं कि बच्चा टू इनेबल द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज इट, रिकॉग्नाइज कर पाए, रिकॉल कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। पहला तो स्टेप यही होता है कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग देना उस चैप्टर के बारे में। टीचिंग पॉइंट्स मतलब कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं कि जैसे टीचर ने उस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ सोच के रखा है कि भाई अच्छा मैप पढ़ा रहा है, तो मैप के दौरान अगर मैप पढ़ाया जाएगा तो इस चैप्टर को जब कंप्लीट कर दिया जाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा मैप में डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाएगा, मैप लोकेशन सीख जाएगा कि कैसे लोकेट किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स के डिफरेंट क्लासीफाई कर पाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। तो दूसरा टीचर सेलेक्ट करता है कि मुझे अगर मैप पढ़ाना भी है तो मैप पढ़ाते समय मुझे सेलेक्ट क्या, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें सेलेक्ट करने हैं, कौन से मुझे रेफरेंस बुक से लेने हैं, कौन से मुझे यूट्यूब से देखने हैं, कौन से मुझे गूगल से देखने हैं, कौन सा एक तरीके का सेलेक्ट करना मटेरियल्स को। या फिर मान लो कि मुझे ग्लोब सिखाना है, मान लो मैप सिखाना, तो मैं डिफरेंट मैप्स के फ़ोटोग्राफ्स ले लूँगी या फिर चार्ट्स में बना लूँगी या फिर कुछ ऐसा बच्चे को दिखाऊँगी या फिर खुद बना के दिखाऊँगी या फिर चॉक और डस्टर का यूज़ करूँगी। इस तरह से मैं मैप उनको सिखाऊँगी कि बच्चे ये जो होता है मैप होता है, ये हम जिसमें कैपिटल्स होती हैं। इस तरह से मैं बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना सिखाऊंगी, सेलेक्ट करना। मतलब एक तरीके का मैं क्या करूँगी, कितना थियोरी पार्ट है, कितना प्रैक्टिकल, बच्चे को कितनी वीडियो या फिर कुछ भी उसमें यूज़ की जा रही है, तो वो सेलेक्टिंग कहलाती है। अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर, अब हमने सेलेक्ट कर लिया, बहुत सारे हमने चीज़ें सेलेक्ट कर ली, अब मैंने इसको अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट ही मॉडल कहलाता है कि एक तरीके का किस तरह से आप इसको प्रोसीड करोगे, कहाँ कहाँ इसको फिट इन करोगे। तो एक बार जब आप इसको सब्जेक्ट को अरेंज कर लिया, उसके दौरान ही आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, मेथड, कि आप कौन सा मेथड लेके चल रहे हो। मतलब आप डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहे हो या फिर आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली आप बच्चे को इंगेज कर रहे हो या फिर कंस्ट्रक्टिवली आप बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, किस तरह का मेथड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। या फिर रीडिंग करवा के बच्चे को लर्न करवा रहे हो। प्रोसीजर क्या रहेगी, प्रोसेस, पूरी प्रोसेस जो है वो आपकी लेसन प्लान के अंदर लिखी गई होती है। इसमें आपका पूरा एक तरीके का स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, आपका समय इससे बचता है। जब आप पहले से ही डिटरमाइन होते हो कि मुझे ये पढ़ाना है, तो जो सर्टनिटी है, अनसर्टनिटी है, कुछ भी घट जाता है, मान लो कि क्लास रूम के अंदर क्योस ना होना या फिर प्रॉपरली 40 मिनट को यूटिलाइजेशन करना, यूटिलिटी करना, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, स्किल का इस्तेमाल सही करना, तो ये क्या कहलाता है, एक तरीके का मैनेजमेंट कहलाता है। टीचर एक मैनेज कर रहा है अपने स्किल्स को, मैनेज कर रहा है उसको, एक प्लान करके फिर उसको इफेक्टिवली कर रहा है। तो भाई लेसन प्लान करते समय आपको क्या क्या सोचना, क्या क्या नीड है, अगर आपको चाहिए कि आप अच्छा लेसन प्लान बनाओ तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रोफिशिएंट टीचर होने के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी डिग्री आपके पास हो, ठीक है। डिग्री के अलॉन्ग विद आपका सीटेट क्लियर हो, अलॉन्ग विद आपको सब्जेक्ट की बारीकियों के बारे में पता हो, कहाँ कौन सी चीज़ है, एक A to Z पता हो, और साथ में उसके इर्द गिर्द जो भी घटनाएं क्रम हो रही हैं या फिर लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट की बात कर देता है। नेक्स्ट इसमें आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि बच्चे की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, पहले ही हमने बात की। टैक्टिक्स क्या यूज़ कर रहे हो बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चंचल बुद्धि होते हैं, तो उनको कैसे आप टैकल डाउन कर रहे हो, आपकी ऑन द स्पॉट आपको एक्शन रिसर्च करनी पड़ेगी, कैसे आप इसको प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर सकते हो, मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहे हो, बच्चे बोर तो नहीं हो रहे आपके पढ़ाने से, बच्चे बता देते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चा जो है उसकी लर्निंग स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है, ये टीचर को समझना पड़ेगा।
इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही टीचर को अपना लेसन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की क्या नीड है, उसकी क्या ज़रूरत है। हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, हर बच्चा एवरेज नहीं होता, हर बच्चा ही लो IQ नहीं होता। सबको ही इक्वली ट्रेस करते हुए चलना है, और ये काफ़ी हद तक टीचर नहीं करते। कितना वो इफ़ेक्टिवली ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर पा रहा है, अपनी जो कॉम्पिटेंसी है उसको कितना इम्प्रूव कर पा रहा है, कम्युनिकेटिंग किस तरह से कम्युनिकेटिव है, या फिर सिर्फ अकेले ही बोला जा रहा है, बच्चा इसके साथ इंगेज है या नहीं है। ऑर्गेनाइज करना आ जाता है टीचर को जब ये सब करता है, वो प्लानिंग करता है, इवेल्युएशन चलती है, ठीक है। टीचर शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट क्राइटेरिया टेस्ट इवेलुएटिंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द पीपल्स, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, क्यों ज़रूरी है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मीनिंग हमने पढ़ा, क्या क्या ज़रूरत होती है ना, उसमें ही ये आ जाएगा इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि देखो, अगर आपने लेसन प्लानिंग की होगी तो आपका समय बचता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर पिलर है ये, कि जब आपने ना लेसन प्लानिंग की होती है ना, तो आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है, आपकी एनर्जी सेव हो जाती है, आप इफ़ेक्टिव होते हो, आप क्रिएटिव होते हो, आप अच्छे से डिलीवरी कर सकते हो अपनी अपनी कम्युनिकेटिव का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी स्किल का एक आउटपुट अच्छा जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट होती है। ये तो हमने ऐसे बेसिक फैक्टर बताए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सूटेबल इन्वायरमेंट, देखो अगर टीचिंग आपने की है, मालूम कि सूटेबल इन्वायरमेंट मतलब क्या, सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, सॉरी गाइस ये क्या हो रहा है, तो भाई सूटेबल इन्वायरमेंट कहते हैं कि भाई अगर क्लासरूम को अच्छे से एक अच्छा रूप देना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको एक प्लान करना पड़ता है, लेसन प्लान करना पड़ता है, जिसमें आपको फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव लेके चलने पड़ते हैं, एंड स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ होगा, टेक्निक्स का यूज़ होगा, मटेरियल एड्स का यूज़ होगा। आप कैसा मटेरियल एड्स यूज़ करते हो आपको प्री डिसाइडेड करना पड़ता है, बिफोर द हैंड आपके हाथ में होना चाहिए जब आप एंटर कर रहे हो क्लासरूम के अंदर। आप अगर चाहते हो कि क्लासरूम इन्वायरमेंट एक बेस्ट आउटपुट दे, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले करनी होंगी। कंटेंट का बनाना, उसको फिक्स्ड करना, ऑब्जेक्टिव फिक्स करना, स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी, टेक्निक क्या यूज़ करोगे, किस किस टाइम पे आप फ़ोटो बच्चे के सामने रखोगे, कब आप रीडिंग करवाओगे, कितना टाइम आपको लगेगा हर एक टास्क के लिए। एक तरीके का आप प्लान कर रहे हो हर चीज़ को ना, आप कुछ भी रैंडम चीज़ें नहीं उठा रहे हो, ठीक है। सब कुछ उठाओगे थोड़ा 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 थोड़ा, एंड इस तरह से सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले हो क्लासरूम के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा सूटेबल इन्वायरमेंट। दूसरा होता है बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, कि भाई आपको बच्चे का प्रायर नॉलेज चेक करना है। देखो, अगर आपने प्रायर चेक नहीं किया ना, उसका नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज उसका चेक नहीं किया, तो क्या होगा ना कि आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे बहुत ज़्यादा। आप क्या करोगे, शुरू से बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दोगे, एंड उसमें से कुछ बच्चे जिनको आता होगा वो बोर्डम फील करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही उनसे क्वेश्चन करके ये कंफर्म कर लेना होगा कि भाई यहाँ से शुरुआत होगी मेरे चैप्टर की। तो भाई प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ, प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ रैंडम क्वेश्चंस डिसाइड पहले ही कर लोगे। उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, बच्चे का नॉलेज चेक करने के लिए इंट्रोडक्शन अपनी कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हो, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस उनको पुट कर रहे हो। इसको कहते हैं प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज जिससे टीचर को पता चल जाता है कि भाई हाँ, अब मुझे इस तरह से प्रोसीड करना है अपनी क्लास को। नेक्स्ट इसमें आता है साइकोलॉजिकल टीचिंग। साइकोलॉजिकल टीचिंग होती है कि जब देखो, आप 10th क्लास का सिलेबस आप 3rd में नहीं पढ़ते हो, एंड 3rd क्लास का सिलेबस जो है
कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्सिटी को लेके चलता है। जब आप 6th में होते हो थोड़ा छोटे लेवल पे होता है, फिर 7th में होते हो फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, 8th पे होते हो तो फिर और कॉम्प्लेक्स होते चला जाता है। तो कहने का मतलब है जब आप 6th से शुरू कर रहे हो अपनी टीचिंग, मतलब आप लर्निंग कर रहे हो, तो एक तरीके का आपका जो नॉलेज स्पैन है या फिर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उसमें जो होगा वो साइकोलॉजिकल बेस्ड होता है। कभी भी कुछ भी आप नहीं पढ़ाना शुरू कर देगी, जितना उसमें रिकमेंडेड होता है टेक्स्ट बुक में उतना ही आपको बच्चे तक लेके जाना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चे के सिर से चला जाता है, ऊपर से चला जाता है, ये क्या बोल रही है मैडम। तो भाई साइकोलॉजिकल नीड्स ये भी कहती हैं कि मेंटल एज को ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग करनी चाहिए। दूसरा इसमें ये भी एस्पेक्ट आता है कि टीचिंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल होते हैं। लर्निंग स्टाइल मतलब कि कुछ बच्चों को ना रीड करके ही लर्न हो जाता है, समझ में आ जाता है, कुछ को विजुअली देखते हैं, कुछ रीड और विजुअली दोनों, कुछ ऑडियो वीडियो और विजुअल तीनों तरीके से देखते हैं, तो कुछ साइकोमोटर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग तरीका है उनके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, नीड्स एंड कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हर चीज़ को अपने लेसन प्लान में इंक्लूड करना है। ये नहीं है कि हर दिन आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी करवा रहे हो, तो इससे तो मतलब जो पीस चाहते होंगे क्लासरूम के अंदर, या फिर जिसको चाहिए होगा कि भाई एक प्रोडक्टिव डिबेट हो, जिसमें डिबेट में कुछ बच्चे होते हैं डिबेट करके सीखना चाहते हैं, कुछ बच्चे रीडिंग करके, कुछ बच्चे विजुअली देखना चाहते हैं, तो हर चीज़ आपके लेसन प्लान में ऐड हो। तो साइकोलॉजिकल टीचिंग वही होती है कि जब आप बच्चे की इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, नीड्स के अकॉर्डिंग आप अपने लेसन प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट इसमें आता है आपकी जो सब्जेक्ट मैटर है, उस लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो देखो, जो आप जो भी पढ़ा रहे हो बच्चे को, ठीक है, उससे आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आप एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले थे या कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी उल्टा पुल्टा पढ़ाना शुरू कर दोगे, इससे अच्छा क्या होता है कि जब आप लेसन प्लानिंग बनाते हो तो उसमें टीचिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि भाई बस इतने तक ही पढ़ाना है, आपको लिमिट कर देते हैं आपके सब्जेक्ट मैटर को। इससे क्या होता है कि भाई इररेलेवेंट चीज़ें जो आप पढ़ाने वाले होंगे या फिर जो भी, अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे इन सब चीज़ों से तो क्या होगा कि आपका समय बच जाता है, इररेलेवेंट चीज़ें आप नहीं डिलीवर करते हो। उसके बाद आता है कि आप जब लिमिटेड मैटर होगा तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, इजी होगा आपके लिए, और आप अपने नॉलेज को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करते हो। डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, तो आप कैसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहोगे। मान लो कि कुछ लेसन्स होते हैं जो कि स्टोरी बेस्ड होते हैं, आप क्या करोगे, बच्चे को करेक्टर दोगे कि भाई तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, चलो अब ऑर्गेनाइज करोगे। आप इसमें भी क्या करते हो, प्लानिंग करके चलते हो कि अच्छा आज मुझे एक्टिविटी करवानी है क्लासरूम के अंदर, और वो भी 40 मिनट के अंदर अंदर। तो क्या होता है कि भाई टीचर क्या करता है, प्री डिसाइड करता है अपने क्लास के स्तर के ऊपर, मतलब कि एक तरीके का मान लो कि 6th क्लास में ऐसी कुछ एक्टिविटी करवानी है, तो भाई उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग ही हम उनको ये एक्टिविटी करवाएंगे जो कि उनकी लाइफ से मीनिंगफुल हो, उनके चैप्टर से मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के कहीं से भी। मटेरियल एड्स का यूज़ किस तरह से इफ़ेक्टिवली हो, ये भी टीचर डिटरमाइन करता है। मटेरियल एड्स क्या होते हैं भाई, जो भी चॉक, डस्टर या फिर जो भी आपको मटेरियल मिला है, ठीक है, आप उसका यूज़ करो, ठीक है। उससे यूज़ करने के बाद आप क्या करो, उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करो और अपनी टीचिंग को और भी इफ़ेक्टिव बनाओ। सीधी बात है। टीचिंग स्किल्स क्या होती है, पैडागॉजी होती है ये। कुछ स्किल होती है बच्चे को टैकल करने वाली, मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, प्लान कलेक्ट, किस तरह से ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेना। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये टीचिंग स्किल्स में आती है, ये एक्सपीरियंस के साथ भी आ जाती है। कभी कभी आप मैकेनिकल कुछ हद तक हर जगह नहीं अप्लाई होती, बट हाँ टेक्निकल टीचिंग ऑन द स्पॉट भी लर्न की जा सकती है। बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिन्होंने बीएड नहीं की होती है फिर भी वो टीचिंग कर रहे होते हैं, तो
बहुत सारा नॉलेज उनको होता है कि कैसे इनको टैकल करना है। कौन से बच्चे हैं जो पढ़ने में ढिलाई दिखाते हैं, फिर पढ़ने की कोशिश, न्यू टीचर्स होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जैसे जो पुराने होते हैं ना, उनको पता होता है कि कैसे इनको टैकल करना है। ठीक है, टीचिंग विद कॉन्फिडेंस, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्लासरूम के अंदर हो। कॉन्फिडेंस आपके मुंह पे होना चाहिए, मुंह पे मतलब इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं है ना, आप डर रहे हो, या फिर बच्चे के हुआ थोड़ा सा किया उन्होंने, आप डर गए और आपको आपकी फेस पे दिखना शुरू हो गया, तो मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप प्रिपेयर करके जाते हो, आपको पता है कि आपको ये पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो इस तरह से मुझे जवाब देना है, या फिर किस तरह से इनको मैनेज कैसे करना है। तो आपको पता होगा कि मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। तो टीचिंग विद कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो लेसन प्लान करते हो ना, वो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है कि भाई अब आपका जो भी है ना स्टेप, वो परफेक्ट ही होने वाला है। तो टीचिंग जो प्रिपरेशन जो होती है ना लेसन प्लान की, वो आपको क्या करता है कि एक तरीके का हेल्प करता है टीचर को कि कितना क्लियर आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो, अपने फीलिंग्स को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक खुशी भरा या फिर इंथुसियास्टिक होके आप पढ़ा सकते हो बच्चे को। डिसिप्लिन इन द क्लास, तो जब आपको पता होगा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इस तरह से आपको ये टाइमलाइन पता होगी, ये वाला हो गया, ये वाला स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप हो गया, एक तरीके का क्या हो रहा है, डिसिप्लिन क्रिएट होगा। भाई अगर आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करवानी है, नेक्स्ट क्या मैंने आगे डिलीवर करना है, तो डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। जब आप लेसन प्लान करते हो तो उससे आप अवेयर होते हो कि मुझे क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, और कौन सी एक्टिविटी करवानी है और कब ख़त्म करना है। तो एक तरीके का टास्क जो होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि भाई आपको किस तरह से फुल्ली इसका इस्तेमाल करना है। टाइम सेंस का भी पता चलता है भाई, आपको टीचिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं ना, टीचिंग पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स या 5 कम से कम होते हैं। टीचिंग पॉइंट में पहला पॉइंट जो है वो 3 मिनट पढ़ाया जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट जो है वो 5 मिनट पढ़ाया जाएगा। तो टाइम सेंस बता रहा है भाई आपको इतना मिनट ही लगाना है। जैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, पीपल एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, पीपल टीचर एक्टिविटी होती है ना, और साथ में होती है स्टूडेंट एक्टिविटी होती है। तो उसमें आप कितने मिनट लगा रहे हो क्वेश्चन पूछने में, या फिर उसमें ही अटके हो 5 मिनट से, तो उसमें 3 से ज़्यादा मिनट नहीं होने चाहिए आपके। ये भी आपको लेसन प्लानिंग के दौरान पता चलता है। टीचिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, देखो बच्चे को सीधा आप ये कहोगे कि भाई रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, और आज ही पढ़ाया तो आज ही इवैल्यूएशन करना शुरू कर दो, आप उनको टेस्ट दे दो आज के आज, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि सबसे पहले आप उनको लर्न करने को दोगे, वो रट के आएंगे, पहले रटेंगे, फिर उसको समझाने की कोशिश करनी है, मेमोराइज़ करवाते हैं टीचर्स, फिर आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हो कि भाई रिफ्लेक्टिव लेवल तक आप कैसे पहुंचाओगे, पहले आप मेमोरी ही करवाओगे। ठीक है, बहुत सारे प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाते हैं। प्रोवोकिंग होते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी क्या करते हैं, आपकी टीचिंग को मेमोरी से रिफ्लेक्टिव की तरफ लेके जाती है। ये भाई रटंत विद्या से आपको एक मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ लेके जाती है। इतना आपको समझ में है। अब हम आ जाते हैं गुड लेसन प्लानिंग। अभी तक हम कौन सी फारसी मारे थे, हम देख रहे थे कि इम्पॉर्टेंस कि क्या फ़ायदे क्या होते हैं लेसन प्लानिंग से। तो लेसन प्लानिंग के अगर हम कॉन्क्लूड करें एक ही शब्द में, तो भाई इम्पॉर्टेंस क्या है, लेसन प्लानिंग करने से क्या फ़ायदे क्या हो जाते हैं, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्या होता है, आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बच्चे का प्रायर नॉलेज चेक करके ही आप प्रोसीड करते हो, आप साइकोलॉजिकल उनके नीड्स के हिसाब से पढ़ाते हो, फिर बच्चे की एक्टिविटी क्या करवानी है वो आपको पता होती है, मटेरियल एड्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कब करने हैं, कितने चाहिए, है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज का किस तरह यूज़ करते हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्लासरूम के अंदर,
टीचिंग जब आप लेसन प्लान करते हो तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है, टाइम सेंस आपको पता चल जाता है, मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जाते हो। ये सारी इम्पॉर्टेंस है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान क्या होती है कि अच्छा लेसन प्लान किसे कहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हों कि क्या बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है कि भाई आपने क्लियरली लिखा हो कि इस चैप्टर से बच्चा ये सीखेगा। अच्छा, सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है तो बच्चा वैल्यू सीखेगा, या फिर उसको नॉलेज होगी अपनी इंडिया के बारे में। एप्रोप्रिएट मटेरियल, जो भी आप सब चैप्टर पढ़ा रहे हो, मान लो कि आप मैप पढ़ा रहे हो तो मैप ग्लोब लेके जाओगे, मैप लेके जाओगे क्लासरूम के अंदर। प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे ही आपका लेसन प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी आप अपने मन से उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि लेसन प्लान में डिवीजन कैसे होता है कि 3 टाइप्स के होते हैं, नॉलेज, स्किल लेसन, अप्रिशिएशन लेसन। ठीक है, स्किल बच्चे की बढ़े, नॉलेज बढ़े, वो अप्रिशिएट करना जाने, ये सब चीज़ें होती हैं। सिंपलिसिटी ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटी को सिंपल पार्ट्स में एनालिसिस करते हुए डिवाइड कर देना कि जैसे मान लो रीडिंग करना है तो फिर रीडिंग का पार्ट हो जाएगा, फिर जितना हमने रीडिंग कर ली उसके बाद इतने क्वेश्चंस हमने बच्चे को देने हैं, इवेल्युएशन भी हो जाएगी साथ में, क्वेश्चंस भी। इस तरह से जो एक्टिविटीज़ टीचर डिसाइड कर रहा है तो ये एक लेसन प्लानिंग में होती हैं, जिससे टीचर को क्लैरिटी मिलती है कि भाई अच्छा इतना मैंने करवा दिया, बच्चे को भी क्लैरिटी मिलती है अच्छा हमारा इतना चैप्टर हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की एक पता चल जाता है कि क्या क्या करवाना है, कौन कौन सी एक्टिविटी इस चैप्टर में होने वाली है, तो पहले ही आइडियल लेसन प्लान में ये डिसाइडेड होता है। ठीक है, होमवर्क देना है, ठीक है, क्योंकि अगर होमवर्क ना दिया जाए, ठीक है, ऐसा होता है कि इतने क्वेश्चंस क्यों होते हैं और क्यों इसका टेस्ट लिया जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी बढ़े, मेमोरी लेवल बढ़े, इमेजिनेशन बढ़े, वो लिख पाए, राइटिंग कर पाए, ताकि वो बड़े होकर राइटर बन पाए। ज़रूरी नहीं है राइटर, अलॉन्ग विद उसको ये चीज़ें कंठस्थ हों, समझ में आए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको उसकी नॉलेज ऐसी रटा दी जाती है सो दैट कि वो कभी जीवन में भूल ही ना पाए। आपको भी ऐसा लगा होगा कि कुछ भी आप बचपन में कुछ पढ़ा होगा चैप्टर्स, तो वो आज तक आपको दिमाग में होंगे, क्योंकि ऐसा आपको कंठस्थ करवाया जाता है, रटाया जाता है कि आप भूल ही नहीं पाते हो। सेल्फ इवेल्युएशन भी उसमें पार्ट होता है कि बच्चा खुद भी सेल्फ एवेल्युएट कर पाए और टीचर भी खुद एवेल्युएट कर पाए कि कितना बच्चों को समझ में आया। बच्चे के चेहरे ही बता देते हैं कि टीचर का जो लेसन प्लान है वो इफ़ेक्टिव था या अच्छा नहीं था। इलस्ट्रेशन कितनी यूज़ की गई हैं, कितना आप मोनोटोनस कर दोगे उतना ही बर्बाद होगा। आप थोड़ा उसमें एडिशन कर सकते हैं, टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, एक्सेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी स्किल उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, सो दैट कि बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो, इंगेज्ड हो। इंगेज मतलब होता है कि एक यहाँ से टीचर बोल रहा है, वहाँ से बच्चा भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ टीचर ही बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, तो भाई ब्लैक बोर्ड टीचर क्लासरूम में यूज़ करे, अगर वो यूज़ नहीं कर पा रहा है इसका मतलब कि वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ किस तरह से किया जाना चाहिए वो भी बताया जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग, क्या क्या इसमें होना चाहिए। एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, होमवर्क दिया जाना चाहिए, सेल्फ इवेल्युएट कर पाए, इलस्ट्रेशन हो, ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जाना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज बच्चे का ट्रेस होना चाहिए। लेसन प्लान को यूनिट्स में डिवाइड कर दो, पार्ट्स में डिवाइड कर दो, या फिर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये नहीं है कि बेसलेस पढ़ाया जा रहा है, नहीं, हर एक चीज़ की पर्पस होता है। वैसे लेसन प्लान से भी ये पर्पस निकल के आता है कि बच्चे को क्या सीखना है। यूनिट प्लान वही होता है कि एक यूनिट को किस प्रकार से टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, उसको कैसे प्लानिंग करेगा, ठीक है, कितने एक यूनिट होता है तो वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, एक दिन में मैं कितना पढ़ाऊँगा। तो यूनिट होता है, बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, तो किस तरह से वो उसको लेके चलेगा। तो ये होता है यूनिट प्लानिंग। मेन एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लानिंग इज़ फैसिलिटेट मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो यूनिट प्लानिंग और ईयर प्लानिंग काफ़ी डिफरेंट होती है।
ईयर प्लानिंग होती है पूरे ईयर में आप सोशल साइंस किस तरह से पढ़ाने वाले हो। मान लो कि आप 6 क्लास के टीचर हो, ठीक है, 6 क्लास के टीचर हो एंड आपको प्लान करनी है कि एसएसटी पढ़ानी है, ठीक है। एसएसटी में होते हैं 16 चैप्टर या फिर 20 चैप्टर लगा लो, तो 16 चैप्टर भी अगर हैं तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे इन मंथ्स में और एक्टिविटीज़ में, और किस तरह से महीनों में, वीक्स में, दिन में, किस तरह से आप इसको लेके चलोगे। पूरे ईयर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसी को प्लानिंग कहा जाता है। प्लानिंग तो वही उस तरीके से ही होगी, पर एक ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि भाई पूरे ईयर में मुझे ये वाले सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो फिर मुझे इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट्स हैं, कितने सब हेडिंग्स हैं, एक यूनिट कितना लेंदी है, कितना कम है। जैसे एसएसटी होती है तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 8 तक। तो 8 में ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हैं, हिस्ट्री में कितने हैं, सिविक्स में कितने हैं। तो इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे अलग अलग डेज में, अलग अलग वीक्स में, अलग अलग मंथ्स में। तो इस तरह से ईयर प्लानिंग कहा जाता है। इसमें भी हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शंस अपने पहले से ही प्री डिसाइडेड रखते हैं, और इसमें ताकि हमारी जो है पैसा भी कम लगे और इफ़ेक्टिव काम हो जाए, इवेलुएशन भी बच्चे का हो जाए, टीचर भी इवेलुएट करे अपने आप को कि मुझे और कितना इम्प्रूवमेंट लाना है, इवेलुएशन प्रॉपर हो। एक तरीके का टीचर जब ये प्लानिंग कर लेता है ना, तो उसकी आधे काम सफल हो जाते हैं। हर वर्षन अप्रोच आपको पता ही है कि भाई हर वर्षन हर्बर्ट ने दी है, ठीक है ना, 1776, यही पढ़ते हैं ना उसको, हाँ, JF हर्बर्ट। तो इनके जो स्टेप्स हैं वो हम एक बार देख लेंगे। इंट्रोडक्शन पहले देते हैं, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैप्चुलाइजेशन। तो ये अगर पेपर में आ गया कि सिर्फ आप लिखोगी स्टेप्स ऑफ हर्बर्शियन अप्रोच, तो आप इस तरह से स्टेप्स लिख दोगे, इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है। प्रेजेंटेशन में जब आप एंट्री कर लेते हो क्लासरूम के अंदर, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप वही लेसन प्लान कर रहे होते हो, क्या क्या पढ़ाना है, कि कौन सा मटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्टिव, ये सब लेसन प्लान ही कहलाता है, ठीक है। इसके जो स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में आ जाते हैं। इंग्लिश में RCEM अप्रोच आया था, तो हर्बर्शियन अप्रोच है कि इस बार आ जाए। तो इंट्रोडक्शन होती है कि इंट्रोडक्शन किस तरह से आप दोगे, उसमें प्रीवियस नॉलेज होता है बच्चे का, फिर उसके बाद आप टेस्ट करोगे उसके प्रीवियस नॉलेज को, फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे, फिर बच्चे को मोटिवेट करोगे हम ये वाला पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे अपनी चैप्टर की। तो उसमें क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि क्लियरली बताता है कि हमारे ये हम पढ़ने जा रहे हैं, और इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन चालू हो जाती है। कितने मिनट का हमारा चैप्टर थ्योरी जो भी है, ग्राफ के थ्रू टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, क्वेश्चन चार्ट, ग्राफ, पिक्चर, इसका यूज़ कर रही है टीचर। इस तरह से आप क्या करते हो, पहला प्रेजेंटेशन काम वाला कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। कंपैरिजन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो कि पहले से क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मोर इम्पॉर्टेंट शुड बी गिवन द स्टेज ऑफ कंपेयर ऑफ द फैक्ट्स, कि बच्चे कंपेयर करना सीखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से कंसेप्ट को सीखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से टीचर को ड्राइव करना आना चाहिए। थियोरीज़ में से कोई एग्जाम्पल सेट करे, उनको न्यू सूटेबल एग्जाम्पल्स दे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसी को बोलते हैं कंपैरिजन। ये क्या होता है ना कि जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं हम लोग, कुछ बच्चे को नहीं भी आता है समझ में, तो हम क्या करते हैं उसको बहुत ही उसके रियल लाइफ कनेक्टेड एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाते हैं, ताकि बच्चे को ना बहुत जल्दी कनेक्टेड फील हो, एसोसिएट कर पाए वो अपने नॉलेज को, जो भी प्रायर नॉलेज के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको बेटर समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो, कंसेप्ट उसको दिमाग में फिट हो जाए। तो जब फिट करना ही है तो कंपेयर करके, कहते हैं कि जो जितना हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी चीज़ की, तो हमें वो चीज़ें दिमाग में ऐसी फिटिंग हो जाती है कि यार ये बेटर था इससे। तो कंपैरिजन और एसोसिएशन से बच्चे को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। ये एक स्टडी है भाई, आप इसमें ये लगा सकते हैं जनरलाइजेशन, कि वो ना जनरलाइज कर पाए जो भी उसने समझा है, एक इनोवेटिव तरीके से टीचर ने एग्जाम्पल्स बताया है,
ठीक है। तो क्या करेगा इस स्टेप में जनरलाइजेशन में, कि वो जो आइडिया जो उसने कंपैरिजन से पाया था वो हर जगह वो अप्लाई कर पाए, फॉर्मुलेट कर पाए, अलग सिचुएशन में भी उसका यूज़ कर पाए। तो जनरलाइजेशन उसे कहते हैं कि एक टीचर क्या करता है, उसके बैकग्राउंड को और मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या करता है,